दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ कन्यादान से। ये एक कविता है और जैसा कि इसका शीर्षक है उसी संबंधित है। और इस कविता को लिखा है कवि ऋतुराज ने। और यहाँ पर हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है ऋतुराज का जीवन परिचय और कन्यादान कविता का सार और कन्यादान कविता का अर्थ, भाव और व्याख्या। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपको यथासंभव मिल सके और आप ऑनलाइन यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो तथ्यात्मक रूप से सही पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से आप कर सकें। प्ले लिस्ट में जा कर के आप कक्षावार पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी वीडियो। जैसे कक्षा 10 की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाइए तो सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु इसमें ऋतुराज का जीवन परिचय यानी कि जो कवि हैं उनका। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रहों में पुल पानी में एक, मरण धर्मा और अन्य, सूरत निरत तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण एवं विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। यानी कि अंग्रेजी में प्रमुखता से लिखने के बावजूद भी आपने हिंदी में भी लिखा और अनेक सम्मान आपको मिले और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कविताएं आपने लिखी। कन्यादान कविता जो इस पाठ में संकलित है, इस कविता का हम पहले सार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कविता पढ़ेंगे, उसका भाव और अर्थ पढ़ेंगे। कन्यादान कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने संजोए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ दुलार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है। निश्चित रूप से बड़ा ही भावात्मक रिश्ता है और ये कविता हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है।
भारतीय परिवेश में रिश्तों का बहुत अधिक महत्व है। माँ बेटी का जुड़ाव अपने आप में एक विशिष्ट रिश्ता है। बिटिया जब अपने पीहर रहती है विवाह से पहले, तो उसे बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पाला जाता है। उसकी बहुत सारी गलतियाँ माफ़ की जाती हैं और वो अपना स्वच्छंद जीवन जीती हैं। लेकिन शादी के बाद जब ससुराल में जाती हैं तो बहुत सारे बंधन उस पर लगते हैं, और उन सब चीज़ों को सोचते हुए माँ ये सोचती है कि उसका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ है। वो एक बेटी से बहू बनी है, वो अपने पीहर से ससुराल आई है, तो कितना परिवर्तन उसने जीवन में किया है, कितने समझौते किए हैं। वो तमाम चीज़ों को याद करते हुए अपनी बिटिया को कुछ समझाती, विदाई के वक्त उसे कुछ सलाह देती है, और वो सारी चीज़ें उसकी स्मृति में आ जाती हैं। तो इस कविता में उसी तरह का भाव है। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं, कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। कन्यादान कहा जाता है, तो दान में दी जा रही हो, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कविता का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक दुख होता है। इसमें कोई किसी तरह की अस्वाभाविकता नहीं होती है। हर माता को ये लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। अक्सर बेटी जब बड़ी हो जाती है 10वीं क्लास के बाद, या उससे पहले भी कई बार 7वीं 8वीं क्लास से प्रारंभ करती हैं, माएँ अपनी बहुत सारी बातें अपनी बेटी के साथ साझा करती हैं, अपना सुख दुख उससे बांटती है, और ऐसा ही बेटी करती है। हालांकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें अलग अलग रूप से बेटी पिता के साथ भी इतना प्रगाढ़ रिश्ता हो जाता है कि उसके साथ भी अपना सुख दुख बांटते हैं। लेकिन माँ का बेटी के साथ एक अलग अलग तरह का रिश्ता है। तो जैसा कविता में बताया है, निश्चित रूप से कि अपना सुख दुख उसके साथ बांटती हैं, और वही तो उनके जीवन की साथी थी कि हर प्रकार के, कई बार जब किसी प्रकार की प्रताड़ना, किसी प्रकार का दुख सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, अन्य प्रकार से उसको सहना पड़ा, तो अपनी बिटिया को बता दिया या बिटिया ने माँ को बता दिया, तो इस तरह से एक दूसरे के दुख को हल्का कर दिया। परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है, तो इस बात का उसे दुख है। आगे कवि कविता में लिखता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि सुख कैसा होता है, परंतु लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और अच्छी पंक्तियाँ हैं। भावार्थ ये है इन पंक्तियों का। आगे कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह सयानी समझदार अभी नहीं हुई थी। खास तौर से दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। दुनियादारी का समझ से तात्पर्य यह है कि अच्छे बुरे का भेद के साथ साथ चालाकी, बेईमानी और सतर्कता से रहना, स्वच्छंदता जो अल्हड़पन है वो अभी समाप्त नहीं हुआ था। और मूलतः कवि यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष में ये भी कहना चाहता है कि जो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, अल्हड़पन विवाह से पूर्व लड़की में अपने मायके रहते हुए रहता है, हर व्यक्ति में वो ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो बनावटीकरण का जीवन जीते हैं हम लोग। न चाहते हुए भी जो करते हैं वो बनावटीकरण है, विवशता है, बंधन है। हम एक तरफ ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अपने मस्तिष्क को, अपनी सभी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, और हम हर प्रकार से उन्नत होने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अलग अलग तरह के बंधनों में बंधकर अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को समाप्त कर रहे हैं। एक तरफ हम विकसित कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अविकसित हो रहे हैं।
तो ये जो विरोधाभास है, ये जो द्वंद्व है, उसको समाप्त करने की बात कवि कहीं ना कहीं कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उस लड़की ने भी अपने घर में ही रही है, वो बाहर क्या क्या बेईमानियाँ होती हैं, किस तरह से अनैतिकताएँ होती है, वो नहीं जानती अभी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ के साथ उसके घर में भी अत्याचार होता था, तो उसकी माँ उस अत्याचार को बेटी को नहीं बताती थी, या उसे दिखाया नहीं जाता था। तो उसको लगता था कि जीवन ऐसा ही है जैसा वो जी रही थी, उसके बाद की परिकल्पना वो नहीं कर पा रही थी। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था, जटिलता से नहीं, सरलता से। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसने नहीं सीखा था, उसे नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जैसे कि धुंधली तस्वीर दिखाई देती है, साफ नहीं है क्या है, ऐसे ही थी, जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। यहाँ भी लेखक कवि यही कहना चाहता है कि निश्चित रूप से हमें, जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होंगे, पता लगेगी क्या समस्याएं हैं। घर में रहते हुए उन समस्याओं को नहीं देख सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी, दुखों को नहीं जानती थी। आगे कवि ने लिखा है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कन्यादान कविता का भावार्थ इन पंक्तियों का यह है कि अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का पालन करना है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है, कहती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। बाह्य आवरण से ज़्यादा हमारी आंतरिक संरचना, हमारी आंतरिक खूबसूरती काम आती है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को देखना है और दूसरों को दिखाने का प्रयास करना है अपने काम के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। यहाँ कवि ये भी कहना चाहता है, दरअसल अब तो ये स्थितियाँ कम हो गई, लेकिन लगभग ये जो पिछली सदी थी उसका आप 80 से लेकर के 2005 तक का दशक जो है, ये जो 20-30 वर्षों का समय रहा है ख़ास तौर से, या उससे पहले और भी लगा लिए 70 के आसपास से, तो दहेज के कारण स्त्रियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। आज भी प्रताड़ना है, लेकिन बहुत कम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम संख्यात्मक रूप से बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए वो प्रताड़ना थोड़ी कम नज़र आती है। तो जब महिलाओं को दहेज के कारण या दूसरे कारणों से बहुत प्रताड़ित किया जाता था ससुराल में, तो वो परेशान होती थी, अत्याचारों से, अनाचारों से विवश होती थी, तो स्टोव की आग में या चूल्हे की आग में अपने आप को जला लेती थी, घर में बंद करके जला लेती थी। तो माँ ये कहना चाहती है कि जो अत्याचार जीवन में हों उनको सामना करना, उनसे डरना मत, अपने आप को ख़त्म मत करना उन अत्याचारों को देखते हुए, क्योंकि अत्याचारों के सामने इस तरह से अपने आप को ख़त्म कर लोगी तो अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, आप समाप्त हो जाओगी। अत्याचार करने वाला तो जीवित है, वो तो किसी और के साथ करेगा और अत्याचार बढ़ते रहेंगे। तो कोशिश ये करें अत्याचार समाप्त हो, न कि अत्याचारी समाप्त हो, या अगर ऐसी व्यवस्था हो तो आप समाप्त न हो, अत्याचारी समाप्त हो। तो कहने का मतलब एक साहस आप में आना चाहिए। माँ ऐसी शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, ये केवल एक बंधन है। कई बार हम ये भी देखते हैं और वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रचलन में है कि वस्त्र आभूषणों के चक्कर में आज की फैशन प्रस्त जो पीढ़ी है वो बहुत ज़बरदस्त उसमें संलिप्त है, उसमें पड़ी हुई है। तो इसका मोह भी हमें त्यागना चाहिए। दरअसल ये भी एक बाज़ार का
चमक धमक का आकर्षण है जो हमें आकर्षित करता है कुछ समय के लिए, और इस आकर्षण ने बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारे दुर्व्यवहार उत्पन्न किए हैं। तो माँ अपनी बेटी को या कवि अपने पाठकों को ये शिक्षा दे रहा है इस कविता के माध्यम से, जिसमें कभी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है निश्चित रूप से। ये कवि इसलिए भी कह रहा है कि दरअसल इनके प्रलोभनों में पड़कर ये इच्छाएं होती हैं कि अब वैसा आभूषण उसने पहना है। जैसे अक्सर हम फिल्मी अभिनेत्रियों के वस्त्रों की, उनके आभूषणों की नकल करते हैं, तो वो सब दिखावा है दरअसल। वो उस फिल्मांकन में, चलचित्र में 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे की जो मूवी है, उसमें सिर्फ मनोरंजन के लिए या किसी किसी मूवी में शिक्षात्मक रूप से दिखाने के लिए वैसी ड्रेस पहनी जाती है। यथार्थ में वो इस तरह से कुछ नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कविता की आखिरी पंक्तियाँ हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और नहीं अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। यानी कि नारी के गुण आप में इनबिल्ट हैं। ईश्वर ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने आपको प्रदत्त किए हैं, तो आप उनको बनाए रखिए, लेकिन आप उनके उन गुणों को अवगुण मत बनाइए। उन गुणों को इतना मजबूत कीजिए कि आप अपने आप को असहाय और कमज़ोर न दिखा सकें। आप ताकतवर हैं, आप में वो भी है, आप उन गुणों को भी दिखाइए आवश्यकता पड़े तो। यानी कि विरोध का सामना भी कीजिए, गलत असंगत का मुकाबला कीजिए। तो इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से, कन्यादान के माध्यम से, एक माँ जो अपनी बिटिया को समझा रही है, उसके माध्यम से ये बेटियों के लिए और सभी मनुष्यों के लिए एक बहुत अच्छी संदेशात्मक कविता है कि नारी सशक्त है, मजबूत है, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन उसके 2 पक्ष हैं अलग अलग, उनको भी समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और इसके लिए आप लाभान्वित होंगे इससे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।